मैं कपिल मधुकर एक बार फिर से आप सभी का मास्टरमाइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने 23 जनवरी को जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, तो हमने उसकी आंसर की देखी थी। मेरी वो क्लास काफ़ी लोगों ने देखी है। जितने भी लोगों ने क्लास को देखा है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं। ठीक है, अभी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये बुकलेट बी है और ये सेकंड लेवल का पेपर है, जिसे हम 6 से 8 का जूनियर का पेपर कहते हैं। तो उसी की जो सीडीपी है, जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि कहते हैं, हम उसका देखेंगे। और बुकलेट सीरीज ये जहाँ तक बी है, अगर आपकी और कोई भी है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो वही है, कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है। हम उनके ठीक आंसरों को देखेंगे और हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, सभी जितने भी लोग पेपर दे के आए हैं अपना इसको मैच कर लें और देखते हैं। ठीक है, और हम शुरुआत करते हैं। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। ये वस्तुनिष्ठ विधि की बात कर रहा है। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ विधि है उसकी एक आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, दो प्रकार की विधि होती है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ विधि में निरीक्षण विधि, प्रयोगीकरण विधि, बाह्य दर्शन विधि, ये विधि है। तो इसमें सबसे ठीक आंसर है अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि इसको हम कहते हैं और इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है आत्मदर्शन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। ठीक, अब इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि हम इन चारों ऑप्शन पर ध्यान डालेंगे पहले उत्तर देने से पहले। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अगर ठीक पता है तो आप अपना उत्तर लगा लें। लेकिन आपको नहीं भी पता है तो हम एक एक जो प्रश्न है उसके विकल्पों के बारे में सोचेंगे कि भाई कौन सा है इस तरीके, ताकि गलत ना हो। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये जीन पियाजे ने दिया है, तो हम इसको तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वो अल्बर्ट बंडूरा का पूछ रहा है, ये जीन पियाजे का है। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी बहुत लोग हैं। अगर व्यवहारवाद का जन्मदाता की बात करें तो वॉटसन, तो व्यवहारवादी तो काफ़ी लोग हैं। व्यवहारवादी का जो सिद्धांत है या व्यवहारवादी का जन्मदाता है वो वॉटसन है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, तो ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। अब ये 3 तो कट गए, अब ये सीधा सीधा क्या बचा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, ये इसका ठीक उत्तर है। दूसरा ये कि अल्बर्ट बंडूरा को जो हमने क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने एग्जाम की दृष्टि से उसे इम्पोर्टेंट बताया था। उसका रीजन एक ये भी था कि मैंने बताया था कि अल्बर्ट बंडूरा का जन्म 1925 में कनाडा में हुआ था और इनकी अभी पीछे जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई, 21 जुलाई 21 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मैं कह रहा था ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये आया भी है। असल में सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, समाज में जो एक अध्यापक होता है वो उसका एक प्रतिमान होता है पूरा। बच्चे उसको जैसा वो सामने दिखता है वो वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पूरा कई डिटेल में हमने ये पूरा पढ़ाया है, तो यहाँ पर ठीक आंसर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसको देख लेंगे। अब है अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। यह थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा, परिपक्वता द्वारा। यह अब इनमें देखना है कि भाई किसके द्वारा पठार बन जाता है। ठीक है, पठार का मतलब है जो हम सीख रहे हैं वो रुक गया, अचानक से उसका ठहराव हो गया, रुक गया। तो अब क्या कारण है, उसका कारण क्या है, क्या वो अभिप्रेरणा के कारण रुका। आप पढ़ रहे हो और आपसे कोई कहे नहीं आप पढ़ो, कोशिश करो, आगे बढ़ो, तो आपके अंदर तो मोटिवेशन आएगा, तो आप सीखोगे। दूसरा रुचि होगी, आप पर इंटरेस्ट होगा, तब भी आप सीखोगे। और आप समझदार हैं, है नहीं, परिपक्व हैं, तो भी आप सीखेंगे। तो अगर आपको थकान है तो आपका पठार बनेगा। आप सोच रहे हो कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है और आप थक गए, तो आप पढ़ेंगे, जाकर सो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो जो हमारा पठार है वो रुक गया। ठीक है, और हमने जब पठार पढ़ाया था इसकी डेफिनेशन भी पढ़ाई है, पठार के कारण और निवारण दोनों पढ़ाए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4, और दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, ये होता है चित्र परीक्षण, सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को,
अभिरुचि को, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो अधिगम की गति से, ये लर्निंग की रेट को बताता है कि लर्निंग की रेट क्या है। इस सिद्धांत का जो सही तरीका है, ये जो आया है वो ये है, ये बताता है कि जो हमारी आंख होती है और जो हमारा हाथ होता है उसके सीखने की रेट क्या है, वो समन्वय करते हुए जो हमारे सामाजिक मनोवृत्तियां होती हैं या हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनके अंदर होने वाली क्षति का मापन करता है। उसको बताता है कि जो क्षति हो रही है उसका क्या मापन है, और जो आंख और हाथ से जो सीख रहे हैं और चित्र को ड्रॉ करने के लिए बताया जाता है कि आप इतने मिनट में कितने चित्रों को ड्रॉ कर सकते हो, क्या करते हो। तो ये हमारे ये गति को बताता है लर्निंग की, ठीक है, कि कितनी तेजी से हमारी लर्निंग आगे ट्रांसफर हो रही है ना। ये अंतरण को स्थानांतरण भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर इस समय 4 है, ठीक है। अब है क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, इसको सीपीटी, ठीक है, सीपीटी क्लाउड पिक्चर टेस्ट, और ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्तित्व से संबंधित है। तो पर्सनैलिटी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ठीक है। तो इसका एक सीधा सूत्र है, IQ MA/CA गुणा 100, ठीक। अब जो दे रखा है उसे रख दो और उसे निकाल दो। देखो यहाँ देख रखा है मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष, ठीक, और ये 5 वर्ष गुणा 100, इससे हम काट देंगे 2 बार, ये 20 आ जाएगा। अगर हम 8 की गुणा 20 से करेंगे तो 8 दूनी 16 और 0 ऐसे लगा दो तो 160, ठीक है, 160। हाँ, एक बात और, जो सवाल हम आसानी से कर सकते हैं उनमें जल्दबाजी ना करें। ये बड़े आसानी से नंबर दिलाने वाले होते हैं, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इन्हें करना चाहिए, ठीक है, जल्दी में। हाँ, अगर यहाँ से और कुछ पूछ लेता, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि जिस बच्चे की गणना करने के बाद IQ प्राप्त हुई है वो किस प्रकार का बालक है, तो आप इसका उत्तर क्या देते। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रतिभाशाली बालक है, क्योंकि टर्मन ने बताया है कि 140 से ऊपर जिनकी IQ होती है तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जीनियस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। तो इसका ठीक आंसर ये है, ठीक, इनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और ये बताया जाता है कि इनको प्रशिक्षण दो। और ये कहीं कहीं हम इसको जो पढ़ते हैं तो ये 35 से 50 भी आता है, तो 35 से 50 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल इतना ही है जितना है। देखो उसने यहाँ पे 36 किया है तो यहाँ पर 35 किया है, यहाँ पर 49 किया है तो 50 किया है, वहाँ से एक कम किया है तो इधर एक बढ़ा लिया है, तो इसके बीच का जो गैप है वो तो 15 ही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये है और इसको हम देख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 8। हरमन, यह रोशा इंक वॉलेट टेस्ट या प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, इसे बताना। ये हरमन रोशा के द्वारा इसका टेस्ट है, ये हरमन रोशा ने दिया है इंक वॉलेट टेस्ट, ठीक है। और हम इसको बहुत पढ़ाते हैं कि हर मैन रूठ जाता है अगर किसी के स्याही का धब्बा लग जाता है नहीं, व्यक्ति नाराज हो जाता है कि मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं। जैसे कोई अपनी ससुराल जा रहा हो और तुमने उसके ऊपर कलर डाल दो, कहेगा तुम्हें पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा था और तुमने मेरे ऊपर कलर डाल दिया, है नहीं। तो ये इसलिए ये रूठ जाता है और ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है और ये काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा और इसका आंसर सही लगाया होगा, ठीक है। ये विस्मृति का कारण नहीं है, ठीक है, विस्मृति का कारण नहीं है, ठीक है। हम किन चीज़ों को भूलना नहीं चाहते हैं, तो कैसे नहीं चाहेंगे। अगर आपको मानसिक द्वंद्व होंगे तो आप भूल जाओगे। स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधि, कमी, ये तो हैं, ये तो तीनों कट गए और इसका सही आंसर है ये कि अगर जिन चीज़ों को हम याद करना चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते, तो विस्मृति का कारण नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते हैं, ठीक। यह वह विज्ञान जो संख्यात्मक पृथक, जिसे हम डाटा कहते हैं, एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने विधि से संबंधित है। तो इसे तो सीधा आंसर आप स्टैटिस्टिक्स ही लगा दो और ये स्टैटिस्टिक्स का ही सवाल है। इसमें आता है डाटा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसका विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ये ठीक।
अब ये निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, ये अलग पूछ रहा है, ओड पूछ रहा है, मतलब कौन सा विषम है ये भी कह सकते हैं। ये रेवन परीक्षण, ठीक है, PF 16, ठीक है, ड्रायमैन परीक्षण, TAT। अब इसमें ये तीनों जो परीक्षण हैं ये पर्सनैलिटी के हैं और ये बुद्धि का। रेवन मैट्रिक परीक्षण इसे कहते हैं, ठीक है, ये रेवन सामने दिया था और इनके नाम पर है, तो ये इनसे भिन्न है। इसका सही आंसर ए है। अगला देखते हैं हम 12 नंबर। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक होगा, ठीक है, ये मीडियन पूछ रहा है यहाँ पे, मीन मीडियन मोड आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 3 6। पहले हम इनमें करते क्या है, ये बड़े आसान है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जिन बच्चों की गणित ठीक है या हल्का फुल्का भी गणित जानते हैं तो वो इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नहीं जानते हैं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कुछ ने पढ़ी नहीं, छोड़ दी। लेकिन अब ये यूपी टेट में तो 30 नंबर की भी आ रही है और अब ये तो CDP में भी आ गई, तो बड़ी दिक्कत है, इन्हें कैसे करें। तो मैं उन लोगों को आसान तरीका बताता हूँ कि इन्हें क्रम में लगा लेना चाहिए। क्रम का मतलब ये है, या तो आप इन्हें आरोही क्रम में लगा लो या अवरोही क्रम में लगा लो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। अब इस सवाल में बड़ा आसान है, ये अपने ही आप लगे हुए हैं, देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब इसमें देखो सब बढ़ते क्रम में, ठीक है, ये लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 में हम बिल्कुल बीच का नहीं बता सकते, क्योंकि अगर विषम होते तो हम इधर को छोड़ देते, इधर छोड़ देते। तो हम क्यों ऐसा काम ना करें, बीच के 2 उठा लो, ना ये नाराज होंगे ना ये नाराज होंगे। तो हमने इनको क्या करा, बीच में जोड़ दो, 9 और 10 को और 2 से भाग कर दो और ऊपर आ जाएगा 19 और 2 से भाग करेंगे तो 9.8, ठीक है, 5 सॉरी ये 9.5 इसका आंसर आ जाएगा 9.5, ठीक है। और ये इसका है, आसानी से निकाल लेते। अगर इनमें संख्या सम होती तो बिल्कुल बीच वाला हम बता देते, वही इसका आंसर होता है, ठीक। अगला है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ इनसाइट थ्योरी ये हमने पढ़ाई है और हमने बताया भी है, ये कॉलर ने इसका सिद्धांत दिया और वो सब कौन थे, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। और 4 गेस्टाल्टवादी थे, बर्दीमर, यानी कोफ्का, कर्ट लेविन और कॉलर, उन्होंने प्रयोग किया, ये दिया है, ठीक है। इसको हम गेस्टाल्टवादियों के अनुसार ही है। अब है मैकडूगल का। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है, मतलब संबंध होता है, ये कह सकते हैं। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है, इमोशंस जुड़ा होता है, तो इसका आंसर इमोशंस हो जाएगा। और उसने देखो उधर भी पूछा था कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या पूछी थी उस पेपर में, है नहीं, और मूल प्रवृत्ति पूछी थी एक तरीके से, उसे संवेग पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, 14 संवेग होते हैं, ठीक है। संवेग का मतलब होता है पहचानना, जैसे गुस्सा आने पे चेहरे का लाल होना, तो संवेग है वो, ठीक है। अगला है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। अब ये क्वेश्चन लेवल फर्स्ट में भी आया था, जैसे हम शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था उसमें भी आया था। तो उसमें जो आंसर लगाने में बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, उनने उस समय स्मृति भी रख दिया था, मेमोरी। अब वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका सीधा आंसर प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। और पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, हमने सोचा और हमारे अंदर ऐसा महसूस हुआ और हमने कह दिया कि भाई ये तो ये चीज़ है, पहचान ली एकदम, प्रत्यक्ष उसको हमने बता दिया। तो इसका आंसर ये ठीक है, इसे अपना लगा लें। अब हम अगला देखते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि, ठीक है, एजुकेशनल क्वांटिटी, इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, कितनी लब्धि होती है। तो ये सीधा फार्मूला इन्होंने ही दिया है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था IQ = MA/CA, तो वहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर IE = EA/CA गुणा 100, ठीक। ये तो CA क्रॉनिकल एज तो नीचे रहती है, वास्तविक एज, और एजुकेशनल एज को ऊपर कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और सीधा इसका उत्तर आ जाता है। ये सूत्र है इसका और ये इन्होंने दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, ठीक है। उत्तम परीक्षण, ठीक है, उत्तम परीक्षण से भिन्न है।
अगर हम किसी परीक्षण को बनाते हैं, जैसे हमने परीक्षण बनाया, तो भाई परीक्षण की वस्तुनिष्ठता भी हो। वस्तुनिष्ठता का मतलब यह है कि उसका टेस्ट कितनी बार क्यों ना किया जाए लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, ठीक है, और उसकी वैधता हो, वैलिडिटी हो, और उसकी विश्वसनीयता भी हो, और क्या नहीं हो, अभिक्षमता, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों चीजें तो सही हो गई। और इसमें पूछा है भिन्न है, तो भिन्न इसका क्या है, ये, तो इसका सी आंसर है, ठीक। ये इस तरीके से इसको लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वय तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत। देखो, एक तत्व का सिद्धांत है, ये विनय ने दिया है, ये साइमन विनय ने दिया है। और ये बहुतत्व यानी यह बहुकारक, ठीक है, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। और द्वय तत्व का तो आपको पता है, ये स्पीयरमैन ने दिया, इसमें भी आया है। ये तत्व है, तत्व भी बोल देते हैं इसको, कारक भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने दिया इस सिद्धांत को, जो एक कारक का सिद्धांत है, इसके जो नाम है, इसके लिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। तो निरंकुशवादी सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई कहे कि बुद्धि क्या होती है, तो आप कहते हो बुद्धि होती है, बस हमें इतना पता है निरंकुशवादी सिद्धांत है कि बुद्धि होती है। अब इसकी बात करें, इन्हें डिटेल में हमने पढ़ाया है। बहुतत्व सिद्धांत को बालू के ढेर का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे आणविक सिद्धांत भी बोलते हैं। और द्वय कारक में उन्होंने बताया कि बुद्धि एक जनरल बुद्धि होती है और उसमें कई सारी विशिष्ट बुद्धियों का संगठन होता है। तो ये सब हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे जो ठीक आंसर है, ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है, क्योंकि ये विकास से संबंधित है। विकास से संबंधित है, ये बताता है कि जो बच्चे का विकास हो रहा है, भाई दो चीजें हैं, एक तो हमें बाहर से प्रकृति ने दी है, हमने वातावरण से लिए हैं। दूसरी, हमने जो चीजें हमारे अंदर आई हैं, जो डेवलप हुई हैं, वो कुछ चीजें हमने बाहर से जो लिए हैं वो प्रत्यागमन के द्वारा आई हैं। तो एक तो जन्मजात हमें मिली, जो हम अपने माँ बापों से भिन्न हैं, वो प्रत्यागमन के कारण है। इसे आसानी से समझो। एक तो वो है कि भाई कोई व्यक्ति, दो बच्चे हैं घर में, एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे से जो भी भिन्न है, सकारात्मक तरीके से या नकारात्मक में, वो प्रत्यागमन के कारण ही है। प्रत्यागमन के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। और बड़ी आसानी से कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति के अंगूठे की छाप और आंख की पुतली नहीं मिल सकती, चाहे पूरी बॉडी का बोलचाल तौर तरीके सब मिल सकते हैं। ये कारण है कि हमने प्रत्यागमन से भी हमें कुछ चीजें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिसाव ग्रंथि नहीं है? जो इंटरनल ग्लैंड्स नहीं है उसकी बात कर रहा है। लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, ये तीन ग्रंथियां। देखो, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। थायराइड ग्रंथियां ये भी होती हैं हमारे यहाँ। थायराइड, थायराक्सीन, इससे वो निकलता है जो उससे संबंधित, तो ये इंटरनल है। और हम बड़ी आसानी से कहते हैं, देखो लार, कुत्तों को देखा होगा, देखा ही क्या होगा, वो पॉवलर ने पूरा प्रयोग किया है। तो अगर वो बाहर साफ होता है तभी तो उसने उसको इकट्ठा कर लिया, उसने देखो उसने इकट्ठा कर लिया, ये सलाइवा को इकट्ठा करके बता दिया कि देखो कुत्ते की ये लार है। और उसके टेस्ट को बताया गया था, जब उसने अपना टेस्ट किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। और बड़ा आसान क्वेश्चन लेवल फर्स्ट में आया था कि किसने प्रयोग किया है, तो ये बताइए। तो इसमें जो लार ग्रंथि है, और हमेशा लार बाहरी होती है, ठीक है, तो इसका ये नहीं है, इंटरनली ये है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अब ये जीन पियाजे ने दिया है और उसने चारों ही अवस्थाएं लिखी हैं, लेकिन वो सेकंड पूछ रहा है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पहली होती है ये वाली, सेंसोरी मोटर स्टेज, इसे बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक। दूसरी, अब ये आ गई पूर्व, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ये 2 से 7 होती है, और ये 7 से 11 होती है, और ये 11 से 15 होती है, चौथी वाली, या इसको ऊपर बोल देते हैं। अब देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, जो पूछे बता दो। इसने कौन सी पूछी है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये वाली होती है, ठीक है। इसको अब है, मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। केवल चूहों में
ये गलत है, बिल्ली ये सब गलत है, ये ठीक आंसर है, इसको लगा। ये भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में कभी कभी हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, और जो आसान क्वेश्चन होते हैं हम उनको केवल गलती करने पर ही, जल्दबाजी में ही गलती करते हैं और उसको गलत कर जाते हैं, जबकि वो हमें आंसर जो आते हैं उनके बिल्कुल बाद में हम देखते हैं अरे ये तो मैं गलत हो गया। ये हमें ध्यान रखना। देखो बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जो पेपर कैंसिल हुआ था तो उसने संविधान संशोधन पूछा था, तो मैंने बच्चों से बताया था कि अब के इससे फिर पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन को देख करके पता लग जाता है कि पेपर की डिमांड क्या है, आगे वो क्या पूछ सकता है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो मैंने बच्चों को ऑफलाइन क्लास में उस समय पढ़ाए थे, तो मैंने पेपर को देख करके बता दिया था कि अब के ये पूछा है तो अब के ये पूछेगा, और वो बात सही है। हमने सबको आरटी पढ़ाया है, तो ये पूरी चीज़ें हमने बच्चों को डिटेल में पढ़ाई है। देखो हम अनुच्छेद इसकी बात करें 45 की, तो शिक्षा पहले 45 में होती थी, जब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं आया था, आरटी नहीं आई थी। आरटी कब आई? ये आई 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक, ये संविधान संशोधन हुआ 86वां और 2002 में ही आया। अब हुआ क्या, इन्होंने 45 आर्टिकल 45 को उठा करके और 21A में रख दिया। आज का जो उत्तर है या इसके हिसाब से उत्तर है ये वाला उत्तर ठीक है। अब इसको 21A में रख दिया गया है। 45A एक मौलिक कर्तव्य है और ये मूल अधिकार है, तो शिक्षा आज मूल अधिकार है, इसलिए इसको 21A में रखा गया है। बात यह है, ये करता है कि बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। अगर हम बात करें जो पिछड़े बालक होते हैं और या और भी प्रकार के होते हैं, हम ये कह सकते हैं जो सामान्य से भिन्न होते हैं, उनके लिए जो बताया है इसमें, तो 6 से 18 वर्ष के बारे में बताया है, और इनके लिए 6 से 14 वर्ष के लिए बताया है। ठीक है, और जब हम आरटीई पढ़ाते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो इसे पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं और उसमें बच्चों को हमने पढ़ाया और ठीक है, इस समय इसका आंसर 21A है। अब हम होगा ये देखते हैं। हाँ, क्रेसमैन ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? अब ये है गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय। ठीक है, ये है, हमने इनको डिटेल में पढ़ाया है और ये सभी होते हैं। गोलकाय प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लंबकाय होते हैं, सुडोलकाय होते हैं, कौन किन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, कौन ज़्यादा खाते रहते हैं, आराम तलब होते हैं, है नहीं, कौन खिलाड़ी होते हैं, मजबूत होते हैं, इनको पढ़ाया। तो ये सभी है, हमने इनको पर्सनैलिटी में पढ़ाया क्रेसमर। और अगर ये कभी पूछे तो मैंने बताया है, ये देखो ये वाले सा को खींच करके और आप सीधा बता देना शारीरिक संरचना। ठीक है, शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने इनको बताया है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। टीईटी है नहीं का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करता है? इसका पूरा नाम होता है, ये टीईटी वही वाला टेस्ट है, टेट नहीं है ये, इसे याद रखना, ये इससे अभिक्षमता से संबंधित होता है। ये पर्सनैलिटी का ही टेस्ट है। ठीक है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है ये, और हम इसको देखते हैं और ये पर्सनैलिटी का मापन इसमें किया जाता है और वो अभिक्षमता बताता है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी देख के उसकी क्या अभिक्षमता है। ठीक है, इसको देखते हैं। यह है संगणन का सिद्धांत, ये संगणन का सिद्धांत। अब संगणन का मतलब यह होता है, हाँ, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? देखो, संगणन का मतलब होता है हम कितनी चीजों को अपने दिमाग में याद कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, कितना हम याद कर रहे हैं, इसलिए ये स्मृति का सिद्धांत है। ठीक है, स्मृति से संबंधित होता है, व्याख्या करता है। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण, खेल तथा व्यायाम, वातावरण, है नी, वंशानुक्रम, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। और पेपर बनाने वाले ने अब की ये बार बहुत चालाकी की है कि तीसरे नंबर पर लिख रहा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज लगा दीजिए, वैसे चौथे नंबर पर होता था।
बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र है। देखो जिसने वो पहले सवाल किया होगा तो यही फार्मूला उसने लगाया होगा, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, और वहां पर भूल जाओ तो MA अपॉन CA, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये फार्मूला इसका, ठीक है, सबने याद कर रखा होगा। ये विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन की बात जॉन डीवी ने की है, ठीक है। विचारात्मक चिंतन, प्रगतिशील शिक्षा, उसके बारे में ये बात करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को हम देख सकते हैं, यह है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। अब की नहीं वाले सवाल होते हैं इस बार, कि नहीं वाले सवाल हैं और इन पे ध्यान देना होता है। नहीं पे तो आप उसको दूसरे पेन से अंडरलाइन कर लेना कि नहीं है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना। अब ये करा सामान्यीकरण, प्रयोग, कल्पना, अवलोकन, इस प्रकार से इन्हें देखना है। तो देखो आगमन जो विधि है वो जो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, जो बेकन साहब ने दिए, ठीक है। अगर बेकन साहब विकल्प में नहीं होता कभी, जैसे मैं बता रहा हूँ, आगे कभी आ जाए, तो आपको जॉर्ज पेने बताना है, और फिर नहीं है तो आप अरस्तू को बताना है, ठीक है। अरस्तू को हम पढ़ लेते हैं B.Ed तक के लेवल में, कभी आ जाए तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये पीछे क्वेश्चन अभी आया था PGT में, PGT एजुकेशन वाले पेपर में आया था, तो अरस्तू भी था उसमें और ये भी था, तो बच्चों ने गलत किया था। तो मैं तब से बता देता हूँ पढ़ाते समय कि भाई कुछ क्वेश्चन ऊपर अपर लेवल से उठा लेता है, इसे ध्यान रखना। अब ये आगमनात्मक तर्क की बात कर रहा है, सामान्यीकरण, प्रयोग, कल्पना, अवलोकन। तो विधि में इसमें कोई हम कल्पना नहीं कर सकते, और ये उदाहरण से नियम की ओर होती है, और प्राथमिक शिक्षा में बड़ी लागू होती है। हम चीज़ों को देखते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, ऐसे ऐसे प्रयोग किया और हमने इसको समझा, तो हम उस चीज़ का सामान्यीकरण कर देते हैं, और उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है। सामान्यीकरण भी होता है, प्रयोग भी होता है, और अवलोकन भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। अब क्वेश्चन लास्ट है, 30 नंबर क्वेश्चन है, सीखी गई बातों को धारण, ठीक है, स्मरण करने की असफलता होना। अब हम इसमें फेल हो रहे हैं, ठीक है, हम इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और फेल है तो क्या कारण है? तो हम जान सकते हैं सीधा सीधा विस्मरण ही है। विस्मरण है, हम चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, और असफल। अगर ये सफल होता तो इसका स्मरण हो जाता। केवल एक आने ही इसको बदल दिया, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, असफल, और हम फेल हैं तो इसका विस्मरण आंसर है। इस प्रकार हमने इन पूरे 30 क्वेश्चनों को देखा है, और जो भी मैंने ये आंसर बताए हैं वो ठीक हैं। और एक बार अगर किसी क्वेश्चन पे भूल बस कुछ कमी रह गई हो या बताने में कुछ गलती हो जाती है तो आप इनको कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएंगे। इससे पहले जो मेरी क्लास थी उसके लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये कि चैनल को उन्होंने काफ़ी जगह शेयर भी किया है, लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। तो मैं आप लोगों से सभी ये गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को भी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। और एक लास्ट में एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को, औरों को और खुद भी इस पर ध्यान दें। और B.Ed BTC करने वाले सब लोग समझदार ही होते हैं, कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़े होते हैं, तो सब मान सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो वो शिक्षा के लिए प्रेरित करें। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार कहता हूँ कि आपका मैं पूरे हृदय से धन्यवाद बोलता हूँ। आपने मेरे लिए जो सम्मान दिया उसके लिए अपने गुरुओं का, अन्य लोगों का मैं यहाँ से धन्यवाद। और इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।